हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने वाला है और कल को दोस्तों उसके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं, अभी कुछ दिनों पहले एक पेपर हुआ था, यूपी ट्रिपल एससी ने एक पेपर कराया था, तो उसे दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी, बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर और महाराणा प्रताप, ये भी यहाँ पर सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों ये हुई थी 1556 में, अकबर और हेमू के बीच, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? तो इसी तरह दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने वहां पर भी होंगे। तो असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? चोरी चौरा घटना के कारण, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी के समय में। बिल्कुल आपको याद रखना है, बाकी और भी चीज़ें पढ़ते रहेगा सब कुछ। जैसे शिवाजी है, कृष्णदेव राय है, अभी तक इनसे प्रश्न नहीं बना है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, तो इनसे भी प्रश्न बन सकता है आने वाले एग्जाम में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा लाहौर में 1929 का जो अधिवेशन था उसमें ये पूर्ण स्वराज का लक्ष्य ये घोषित किया गया था और अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये वाला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? ये था चंपारण सत्याग्रह 1917। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत के संविधान में यहाँ पर आपको भरना रहेगा कितनी अनुसूचियां हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है आमुख, प्रलेख, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या संविधान की मुख्य विशेषताएं? तो ऑप्शन दोस्तों अगर आपको हिंदी में समझना है जैसे आमुख, तो यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा आमुख कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? दोस्तों ये होनी चाहिए 25, राज्यसभा के लिए 30, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल सबके लिए 35, वोट देने के लिए 18। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न है यहाँ पर है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए? तो ये लिए हैं फ्रांसीसी संविधान से। बिल्कुल आपको याद रखना है। फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो संविधान से दोस्तों आपने देखा होगा पटवारी में संविधान से दोस्तों ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि आयोग अगले एग्जाम में हो सकता है 2 या 3 प्रश्न पूछे, थोड़ा कम भी कर सकता है। विश्व भूगोल, भारत भूगोल या फिर अन्य जैसे आधुनिक भारत नहीं पूछा था उतना, तो वहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो सब आपको देख लेना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। त्रिस्तरीय सरकार बिल्कुल है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये भी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये भी है, सबसे छोटा लिखित संविधान दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सबसे बड़ा बड़ा होना चाहिए था, छोटा नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है और छपने वाला प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ये क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? बिल्कुल आसान ऑप्शन है, देखिए अनुच्छेद 223 है, 36 है, 243 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 में। तो पटवारी में दोस्तों लगातार
तो आपने देखा होगा 3 प्रश्न दोस्तों वो भी लगातार एक ही ये पंचायती राज से पूछे गए थे, तो ये आप सभी के सही हुए होंगे, कई बार हमने देखा भी था पहले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? दोस्तों इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अब हम यहाँ पर सब कुछ देखेंगे। आपने पटवारी पेपर में देखा होगा कि वहाँ भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, फॉरेस्ट गार्ड में पूछे जा सकते हैं। बाकी कनिष्ठ सहायक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कनिष्ठ सहायक में भी दोस्तों लगभग की 10 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, यहाँ से भी, साइंस से भी। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है। तो कणिकीय पदार्थ है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो इसका से उत्तर ऑक्सीजन जो है ये वायु प्रदूषक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? तो ये यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका से उत्तर हो जाएगा सरुदाता कहा जाता है, ये हो जाएगा ओ। ए बी, इस तरह से दोस्तों 4 ऑप्शन होंगे, ए बी ओ, तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओ को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो मौद्रिक नीति दोस्तों बनाती है, इसका से उत्तर हो जाएगा आरबीआई जो है ये मौद्रिक नीति बनाती है। तो जबरदस्त प्रश्न है, आ सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? अब इस तरह से दोस्तों प्रश्न बनते एग्जाम में, स्त्री केसर, अंडाशय, पुंकेश्वर या इनमें से कोई नहीं, तो इसका से उत्तर हो जाएगा पुंकेश्वर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहते हैं अधिचर्म, अधिचर्म। बाकी आप हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हैं वहां पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न है ये है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों ये है देहरादून में, आप सभी को बताया 1906 में स्थापना हुई थी वन अनुसंधान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है? तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च से, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, जबरदस्त प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत या फिर मौलिक अधिकार? जबरदस्त प्रश्न है, तो इसका से उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? दोस्तों ये देवप्रयाग, आप सभी को बताया दोस्तों, ये हमारे राज्य का पेपर नहीं दोस्तों, ये यूपी का पेपर है, तो वहां भी दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों ये है कर्नाटक में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, धातुएं विद्युत की संचालक क्यों होती हैं? तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यह सभी करेंगे, जैसे 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु हल्के ढंग से पैक होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है, तो कई बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेंगे। इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? ये है भारत गौरव योजना। वैसे भी आप ऑप्शन हटा सकते हैं, जैसे यहाँ पर उज्ज्वला योजना है, यह ऑप्शन आपका हट जाएगा, इस तरह से आप हटा भी सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये भी करंट अफेयर का ही है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना शुरू की है? तो ये किस मंत्रालय ने की है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे है कि यहाँ पर लक्षित आवासीय, तो कई बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, तो इसका से उत्तर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा केरल में किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, पहले दोस्तों जापान का फुकागू था, लेकिन अब जो है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, इसका नाम है फ्रंटियर, किस देश में विकसित किया गया? ये यूएसए में किया गया, याद रखेगा, प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, ये इस तरह रीजनिंग का, इस तरह से आप देख लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधान, ये जो मनरेगा, ये सभी किए गए थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये जबरदस्त प्रश्न है, 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो अशोक मेहता आप करेंगे नहीं, एक ऑप्शन ये हट जाएगा, इसका से उत्तर हो जाएगा अशोक दलवई समिति,
जबरदस्त प्रश्न है, आ सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन पूरा योजना से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कंप्यूटर से दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? दोस्तों ये है F2 ये F12 तक होते हैं, आपने देखा होगा कीबोर्ड में। तो F2 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है पेपर सेटिंग सेट करना, ये भी है, और डॉक्यूमेंट का प्रिंट रिव्यू देखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ये भी कंप्यूटर का ही है, MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड की का प्रयोग करेंगे? दोस्तों ये करेंगे राइट एरो, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका है, तो ये है फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? दोस्तों ये है Ctrl+K। अभी तक दोस्तों इस तरह के प्रश्न आयोग ने नहीं पूछे हैं, ये शॉर्टकट किसे, आने वाला एग्जाम दोस्तों आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+K। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम? दोस्तों यह है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम क्या था? ये था चरक। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, अब दोस्तों हिंदी के प्रश्न यहाँ पर आगे हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? वचन पुल्लिंग है, प्रहार जो है ये भी पुल्लिंग है, सर्प पुल्लिंग है, कुंडली जो है ये हो जाएगा कुंडली, दोस्तों ये है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी कि नमक मिर्च लगाना ये हो जाएगा बड़ा चढ़ाकर कहना, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सावन हारे न भादो सूखे कहावत का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है, ये हो जाएगा सदा एक समान रहना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जिसने ऋण चुका दिया हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए? तो उसे कहेंगे उऋण। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे कहेंगे उऋण। ये आपको याद रखना, कर्जदार नहीं, उऋण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उऋण। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जैसे तूने कहाँ जाना है, तुमने होना चाहिए, तूने नहीं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम, जहां पर भी अनेकों आए सीधे आपको काट देना है, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, एक तो उसका नहीं होना चाहिए था, उड़ गया नहीं होना चाहिए था, गलत है। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में दिन शब्द का श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा दीन। अगला प्रश्न है, निरक्षर का विलोम यहाँ पर बताना है, तो ये हो जाएगा निरक्षर और साक्षर। अगला प्रश्न है, आंख का पर्यायवाची, तो आंख का हो जाएगा लोचन, आंख का हो जाएगा लोचन। अगला प्रश्न है, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो सत्य धन अर्थी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन है आदरणीय सर मैडम, मेरे प्रीति सर मैडम या फिर सरिया मैडम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर मैडम। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है? तो 11। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न है, आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान, ये होता है कार्यालय आदेश में। जबरदस्त प्रश्न है, आ सकता है। अगला प्रश्न है, एक पत्र में विषय, यहाँ पर आपको भरना रहेगा डैश, तुरंत लिखा जाता है, अभिवादन से पहले लिखा जाता है। एक पत्र में विषय अभिवादन से पहले तुरंत लिखा जाता है, तो ये आपको याद रखना है।